बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक शानदार कोठी में अपने खानदान के साथ रहते थे। एक दिन इनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके सर पर एक गठड़ी रखी होती है। इस गठड़ी में बच्चों के खिलौने और कुछ नई चादरें होती हैं। वो गेट पर खड़े गार्ड से कहती है, मुझे अंदर जाना है। गार्ड इसे रोक लेता है और पूछता है, आप यहाँ क्या करने आई हैं और किससे मिलना चाहती हैं? तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर शाह साहब की माँ हूँ और इन्हीं से मिलने के लिए गांव से आई हूँ। ये सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है क्योंकि इस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत खराब थी। इसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, सर पर गठरी रखी थी, देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो। गार्ड को इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इसे एक तरफ साय में बिठा देता है और अंदर जाकर अपने साहब को सारी बात बताता है। जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये बात सुनते हैं तो फौरन बाहर आ जाते हैं। इनके साथ इनकी बीवी भी बाहर आती है। गेट के पास बैठी अपनी माँ को असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? लेकिन माँ तो अपने बेटे को देखते ही पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि मेरा बेटा अब कामयाब हो गया है और गुरूर में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। ये सब देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। शायद मेरा बेटा कोई और है। बुढ़ापे में यादाश्त भी साथ नहीं देती। ये कहकर वो वापस जाने लगती है और इसका बेटा भी अपनी बीवी के साथ अंदर चला जाता है। मगर जाने से पहले वो अपनी गठरी पास लाती है और गार्ड से कहती है कि बेटा, मेरे लिए खत लिख दो। गार्ड अम्मा के कहने पर खत लिख देता है। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये खत अपने साहब को ही दे देना। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर इस बूढ़ी माँ ने खत में क्या लिखवाया था और क्यों? इसके बेटे ने माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं पूरी हकीकत को इस कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब चलते हैं कहानी के आगाज़ की तरफ। दोस्तों, ये कहानी पाकिस्तान के एक गांव की है। वहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे। शौहर का नाम अब्दुल रऊफ और बीवी का नाम खदीजा बीवी था। इनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। वो दोनों बहुत परेशान रहते। जिस हकीम या डॉक्टर को कोई बता देता वहां जाकर इलाज करवाते। जिस दरबार या मिज़ार के बारे में कोई कह देता वहां जाकर दुआएं मांगते, नजर नियाज करते ताकि अल्लाह इन्हें औलाद की नेमत अता करे। कुछ वक्त यूं गुजर गया। फिर एक दिन खदीजा बीबी को खबर मिली कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर उन्होंने फौरन अपने शौहर अब्दुल रऊफ को खुशी सुनाई। ये खबर सुनते ही दोनों खुशी के मारे झूम उठे। अब्दुल रऊफ तो बरसों से औलाद ना होने के दुख में मुब्तला होता रहता था और इस गम में शराब पीने का आदी भी हो चुका था। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि अब इसके घर में भी नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है, तो खुशी के मारे और भी ज्यादा शराब पीने लगा। वक्त गुजरता गया। खतीजा बीवी की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। मगर जैसे जैसे वो दिन करीब आया, अब्दुल रऊफ को पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इसका जिगर बुरी तरह खराब हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह का मेहमान है और ये बीमारी वो इलाज भी नहीं करवा सकता था क्योंकि वो गरीब लोग थे और इतना पैसा कहाँ से लाते। पैसा न होने की वजह से वो अपनी बीमारी के बायस बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। दिल ही दिल में घुट घुट कर जीता रहा, लेकिन अपनी बीवी को इस बारे में कुछ खबर न होने दी। फिर डिलीवरी का वक्त आ गया और खतीजा बीबी ने एक फूल जैसे बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश पर घर में खुशी का सामा छा गया। इधर अब्दुल रऊफ अपनी बीमारी को लेकर परेशान था, लेकिन दिल में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे औलाद तो नसीब हो गई है, अब मेरा सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ये सोचकर इसने खुशी के मौका पर और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। मगर ज्यादा शराब नोशी ने इसकी बीमारी को और तेज कर दिया और एक दिन अचानक इसकी मौत हो गई। अब घर में एक तरफ बेटे की खुशी की पैदाइश पैदाइश की खुशी थी, तो दूसरी तरफ शौहर की मौत का गम।
खतीजा बीबी को एक बेटा मिला लेकिन साथ ही अपने शौहर को खो दिया। इस हादसे ने इसे सख्त सदमे में डाल दिया। वो सोचने लगी कि अब मैं अकेले अपने बेटे की परवरिश कैसे कर सकूंगी। कुछ दिनों तक तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार इसकी मदद करते रहे, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद सब ने हाथ खींच लिया। यूं खतीजा बीबी बिल्कुल तनहा रह गई और अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर इसके कांधों पर आ गई। अपने और बेटे के पेट पालने के लिए इसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इसका शौहर एक दिहाड़ीदार मजदूर था। इसके पास ना जमीन थी ना खेत खलियान, बस गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जो विरासत में मिला था। खतीजा दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू, पोंछा और कपड़े धोने जैसे काम करके मजदूरी से अपने बेटे को पालने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका बेटा बड़ा होने लगा। इसका नाम इसने अंसार रखा था। अंसार अब स्कूल जाने लगा और इधर इसकी माँ घरों में मजदूरी करने जाती रही। वो घरों में काम करके इसकी फीस वक्त पर जमा करवा दिया करती थी। ऐसे ही इनकी जिंदगी के दिन गुजरते गए। इंसार अब 10वीं जमात में पहुंच चुका था। एक दिन इसकी माँ इसे स्कूल लेने आई हुई थी, तो रास्ते में इंसार ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आप अब मुझे स्कूल लेने मत आया करें, क्योंकि यहाँ सब बच्चे आपको देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तेरी माँ तो लोगों के घरों में बर्तन धोती है, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। असल में खतीजा बीबी ने अपने बेटे का दाखिला एक बड़े और अच्छे स्कूल में करवाया था, और जिन घरों में वो काम करने जाया करती थी, इन घरों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। वो बच्चे इंसार से कहते, तेरी माँ तो हमारे घर झाड़ू पोंछा करती है और तू नौकरानी का बेटा है। तुम बहुत गंदे हाल में रहता है, हमारे साथ न बैठा कर, तुम लोग गंदे हो। अपने 14 साल के बेटे के मुंह से इतनी तल्ख और शर्मनाक बातें सुनकर खतीजा बीबी पहले तो बहुत गुस्से में आई, लेकिन फिर सोचा कि शायद बेटे को भी ये सब बुरा लगा होगा, इसीलिए वो मुझसे ऐसा कह रहा है। तो वो अपने बेटे से कहने लगी, ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बड़ा हो गया है, अब तू खुद ही स्कूल से आ जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसार के स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। पढ़ाई में वो बहुत ज़हीन था, इसलिए उस्ताद भी खतीजा बीबी से कहा करते थे कि आपका बेटा बहुत लायक है, ये आगे चलकर ज़रूर किसी बड़ी पोस्ट तक पहुंचेगा। ये सुनकर खतीजा बीबी को भी यकीन होने लगा कि इनका बेटा एक दिन इनका नाम ज़रूर रोशन करेगा। वो अक्सर अपने बेटे से कहती थी, बेटा, तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है। और दोस्तों, अंसार ने भी अपनी माँ के इस ख्वाब को पूरा करने में जान लगा दी। आगे की पढ़ाई के लिए इसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इस पर माँ ने कहा, बेटा, तुम पैसों की फिक्र ना करो, मैं आज 3 घरों में काम कर रही हूँ, कल से 5 घरों में काम कर लूंगी। मैं काम के लिए घरों की तादाद बढ़ा लूंगी, लेकिन तुम्हें पैसों की तंगी कभी नहीं आने दूंगी। बस तुम जी जान और लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना। ये कहकर अंसार पढ़ने के लिए शहर चला गया। अब माँ हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपए इसके खर्चे के लिए भेज दिया करती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इसने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कोचिंग भी शुरू कर दी। क्योंकि अंसार ने बचपन से ही अपने घर की गुर्बत और तंगदस्ती देखी थी, इसलिए वो बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई पर फोकस करता रहा। अल्लाह के फजल से इसे एक दिन इसकी मेहनत रंग ले आई और वो एक असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर बनते ही इसने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। ये खबर सुनने के बाद खदीजा बीबी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीटने लगी, मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया। मगर मोहल्ले के लोग इसकी बात पर यकीन न करते। वो समझते ये बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है, उल्टी सीधी बातें कर रही है। वो कहते कि इसका बेटा तो कई साल पहले इसे छोड़कर शहर चला गया था। ये काम वाली का बेटा भला असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बन सकता है। लोग इनका मजाक उड़ाते, मगर खदीजा बीबी को इस बात की बेहद खुशी थी कि इनका बेटा अफसर बन चुका है। कुछ अरसे बाद इंसार अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया।
ٹریننگ کے دوران ہی اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر اس لڑکی سے شادی بھی کر بیٹھا۔ جب انصار کو اس لڑکی سے محبت ہوئی تو وہ دونوں خوب باتیں کرتے تھے، مگر انصار نے کبھی اسے اپنی فیملی یا بوڑھی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس لڑکی سے یہ کہا تھا کہ میں بالکل یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ شادی تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، پھر ایک دن اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی ختیجہ بی بی رونے لگی، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بڑے خواب سجا رکھے تھے۔ بیٹے نے ایک ہی لمحے میں ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد ماں بیٹے کے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ انصار نے اپنی ماں سے کہا، اماں میں اب اسی شہر میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے رہنے کے لیے ایک بڑا شاندار سرکاری بنگلہ بھی ملا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنا پتہ بھی دے دیا تو ماں نے کہا، بیٹا تو مجھے لینے کب آئے گا؟ کم از کم مجھ سے ملنے تو آ جا، اپنی بیوی سے بھی ملوایا کر، ایک بار بہو کو تو دکھا دے۔ لیکن انصار ہر بات کو گھما دیتا اور کہہ دیتا، اماں وقت آنے پر میں آپ کو بھی لے آؤں گا اور آپ کی بہو سے ملاقات بھی کروا دوں گا۔ اسی طرح 2 سال اور گزر گئے۔ پھر ایک دن انصار نے اپنی ماں کو فون پر خوشخبری دی، اماں مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں، آپ کی بہو نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی بڑھیا ماں کے ارمان اور بھی بڑھ گئے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے اپنی بہو کو بھی نہیں دیکھا تھا اور اب پوتے کی خوشی بھی مل گئی تھی۔ یہ سب سوچ کر ختیجہ بی بی کی بے چینی بڑھنے لگی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تو مجھے کب لینے آئے گا؟ یہاں سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ پاگل ہو گئی ہے، جو ہر کسی سے کہتی پھرتی ہے کہ میرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا افسر ہوتا تو کب کب مجھے اپنے ساتھ لے گیا ہوتا، لیکن اس پاگل بڑھیا کو کون سمجھائے۔ مگر انصار پھر سے بات کو ٹال گیا، اماں وقت آنے پر سب کے منہ خود ہی بند کروں گا۔ دوستو، اب وہ دادی بن چکی تھی اور دادی بننے کی خوشی ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ ختیجہ بی بی کے پاس کچھ پیسے جمع تھے، وہ ان پیسوں کو لے کر خود ہی اپنے بیٹے سے ملنے نکل پڑی۔ انصار کو جو پتہ بتایا تھا وہ انہیں یاد تھا۔ سب سے پہلے وہ بازار گئیں اور اپنی بہو کے لیے ایک سوٹ خریدا، اپنے پوتے کے لیے کھلونے خریدے اور ساتھ کچھ مٹھائی بھی لے لی۔ یہ سب سامان ایک گٹھڑی میں باندھ کر سر پر رکھا اور ٹرین پکڑ کر اسی شہر جا پہنچی جس کا پتہ انصار نے دیا تھا۔ اب دوستو، اپنے بیٹے کے گھر کو ڈھونڈنے میں انہیں کافی پریشانی ہوئی، لیکن چونکہ انہیں اپنے بیٹے کا نام معلوم تھا اور یہ بھی کہ وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، تو انہوں نے رکشے والے سے کہا کہ مجھے اسسٹنٹ کمشنر انصار کے گھر لے چلو، میں ان کی ماں ہوں۔ پہلے تو رکشے والے کو یقین نہ آیا، کیونکہ بڑھیا بہت ہی غریب حالت میں تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بھلا ایک بڑے افسر کی ماں ایسی حالت میں کیسے ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انہیں اسسٹنٹ کمشنر کے گھر تک چھوڑ آیا اور کہا، اماں اتر جائیے، یہ وہی افسر کا گھر ہے جس افسر سے آپ ملنا چاہتی ہیں، ان کا نام بھی باہر دیوار پر لگی پلیٹ پر لکھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ہی ختیجہ بی بی گیٹ کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں تو باہر کھڑا گارڈ انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے، اماں کہاں گھسی چلی آ رہی ہو، آپ کو یہاں کس سے ملنا ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے، بیٹا مجھے تمہارے صاحب سے ملنا ہے، میں ان کی ماں ہوں، تم جا کر اپنے صاحب سے کہو کہ ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ پہلے تو گارڈ کو یقین نہیں آتا، لیکن پھر سوچتا ہے کہ شاید واقعی یہ ان کی ماں ہی ہو، تو وہ اندر جا کر خبر دے لیتا ہے۔ شام کا وقت تھا، انصار اور اس کی بیوی دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گارڈ کہتا ہے، صاحب باہر ایک بڑھیا آئی ہے، وہ خود کو آپ کی ماں بتا رہی ہے اور آپ سے ملنا بھی چاہتی ہے۔ یہ سن کر انصار کی بیوی چونک جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ یتیم ہیں اور اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں، تو پھر یہ ماں کہاں سے آ گئی؟ انصار گھبرا کر کہتا ہے، میری کوئی ماں نہیں ہے، آؤ چلو چل کر دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ دونوں میاں بیوی باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ختیجہ بی بی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو خوش ہو کر کہتی ہے، بیٹا میں تیری ماں ہوں، صبر نہیں ہو سکا تو خود ہی تجھ سے ملنے آ گئی ہوں۔
मगर अंसार फौरन कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जाओ अपने बेटे को कहीं और ढूंढो। ये सुनकर खदीजा बीबी चौंक जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। इन्हें यकीन हो गया था कि अब इनका बेटा कामयाब इंसान बनकर अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं समझ रहा, इसलिए मिलना भी नहीं चाहता। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है, बेटी कोई बात नहीं, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती हैं, इसलिए गलती से तुम्हारे घर आ गई। ये कहकर अंसार अपनी बीवी को साथ लेकर अंदर चला जाता है और इधर बुढ़िया अकेले दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। खतीजा बीबी गार्ड को बुलाती है और कहती है, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक खत लिख सकते हो? गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख देता हूँ। बताओ खत में क्या लिखूं? तो बुढ़िया इसे खत लिखवाती है और कहती है, जब मेरा बेटा बाहर आए तो ये खत चुपके से इसे दे देना, और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि अम्मा जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई है। गार्ड खत अपने पास रख लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान था कि आखिर इस खातून ने खत में ऐसी बातें क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि जो बातें खदीजा बीबी ने इस खत में लिखवाई थी, इन्हें लिखने के बाद गार्ड खुद भी परेशान और हैरान था। कुछ देर बाद असिस्टेंट कमिश्नर अंसार बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं, मेरी माँ कहाँ गई? तो गार्ड खत देते हुए कहता है, साहब आपकी माँ वहीं चली गई हैं जहाँ से आई थी। अंसार खत जेब में रख लेता है और अंदर चला जाता है। वो घर के कामों में मसरूफ हो जाता है और खत पढ़ना भूल जाता है। रात को जब वो अपने कपड़े बदल कर नाइट ड्रेस पहनता है तो इसकी बीवी वो कपड़े उठाकर रखने लगती है। तभी इसकी जेब से वो खत निकलकर नीचे गिर जाता है। अंसार के सामने ही खत जमीन पर आता है तो इसे याद आता है कि ये तो माँ का खत है, जो मैं पढ़ना ही भूल गया था। खत को देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। अंसार की बीवी वो खत उठाकर पढ़ने लगती है। खत पढ़ने के बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान होकर अपनी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? एक वो माँ है जिसने तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर इस हाल तक पहुंचाया, और एक तुम हो जो आज इसे पहचानने से भी इनकार किए हो। मुश्किलों के बीच माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, और आज मैंने इसी का ये सिला दिया कि इसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये बात सुनकर वो अपनी बीवी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शुरू में तुम्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच है कि वो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पाला और पढ़ाया, इस काबिल बनाया। लेकिन वो अचानक यहाँ आ गई तो मैं घबरा गया कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसीलिए मैंने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसकी बीवी से समझाती है कि यह बहुत गलत बात है, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला। बीवी की बातों पर अंसार बहुत ही जज्बाती हो जाता है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि मैंने आज तक अपनी माँ के साथ जो भी रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। वो फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी बीवी और बेटे को लेकर गांव जाएगा, अपनी माँ से माफी मांगेगा और इन्हें भी अपने साथ ले आएगा। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बुढ़िया माँ ने इस खत में ऐसा क्या लिखवाया था। दोस्तों, इस खत में बुढ़िया अम्मा ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार करेगा। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि अब तुम बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारा अपना एक ख़ानदान है, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और ये भी दुआ करती हूँ कि कल को तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार न करे। ये सब बातें इस खत में लिखी हुई थी। अगले दिन दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को लेकर इसी गांव पहुंचते हैं जहां अम्मा रहती थी। इसके बाद अंसार अपनी माँ के कदमों में गिर जाता है। वो माँ के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इसकी बीवी भी अपनी सास से माफी मांगती है और कहती है, माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं। जब आप अचानक हमारे सामने आ गई तो ये घबरा गए और कुछ भी समझ नहीं पाए, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन पूरी रात ये इसी बात को सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। इसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती है और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है
اپنے پوتے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، پھر پورے محلے میں کہتی ہے کہ دیکھو آج میرا بیٹا مجھے لینے کے لیے واپس آ گیا ہے، جو کہ ایک بڑا افسر بھی بن گیا۔ یہ سب دیکھ کر محلے والے حیران رہ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ واقعی یہ بڑھیا سچ کہتی تھی کہ اس کا بیٹا افسر ہے۔ اس کے بعد انصار اپنی ماں کو اپنے شہر لے آتا ہے اور اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، ان کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کی بیوی ختیجہ بی بی کے ساتھ ماں جیسا نہایت اچھا سلوک کرتی ہے۔ ختیجہ بی بی اپنے پوتے کے ساتھ دن بھر کھیلتے ہوئے خوش رہا کرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، جس میں ایک افسر نے اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ماں نے ساری زندگی مشکلات سہ کر اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس افسر کے بارے میں؟ اس کی ماں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس کی بیوی کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر کہانی آپ کو ذرا بھی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔